जय हिंद फ्रेंड्स। इस फ्राइडे 28 ऑफ जुलाई 2023 लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें इस चैनल पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसका PDF, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाते हैं। अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है और पुनः कैसे संजय मिश्रा जी को ये अपॉइंट यानी एक्सटेंशंस करने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को हम डिटेलिंग में देखेंगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आज किया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बोली हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सेंटर को हिदायत देते हुए नज़र आया है। वो क्या, तो यहाँ पे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, आपके रिक्वेस्ट पे तो मैंने कुछ दिन तक इनको एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानी है। यहाँ पे वो कह रहे थे 15 अक्टूबर तक इनको एक्सटेंशन करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सितंबर 15 तक एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो इनको एक्सटेंड कर दिया। संजय मिश्रा, इनका नाम याद रखिएगा, ये अभी क्या हैं, ईडी के हेड हैं। तो ईडी क्या है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। इसकी बैकग्राउंड भी जा कर के हम लोग समझेंगे। तो अब जान लीजिए, जो कि पहले बोला था जुलाई 31 तक कि इनको हटा दिया जाएगा, और अभी जो जजमेंट दिया है उसमें ये बोला है कि क्या आपके पास कोई और भी काबिल ऑफिसर्स नहीं है इनको छोड़ के, यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोलते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था उसका, उसको पुनः अमेंड करता हुआ नज़र आया है। अब यहाँ पे एक्सटेंशंस कर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली जो है गवर्नमेंट का बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं माना। अब चलिए देख लेते हैं कि ईडी का क्या बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्या क्या कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर देखा जाए डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी का पूरा नाम ये होता है, और ये घरेलू बात करी जाए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखता है। किस प्रकार से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, जो यहाँ पे इसको जाना जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, किस प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो इकोनॉमिक लॉ है उसको लेकर के जो कोई भी फ्रॉडरी करता है, जो कोई भी बाईपास करता है, यहाँ पे उसके लिए ये बनाया गया है। तो जो भी इकोनॉमिक क्राइम है उसको देखता है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट इसका रिवेन्यू है और मिनिस्ट्री इसका फिनांस मिनिस्ट्री है। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। इन्वेस्टिगेट करता है और केस को लड़ता है, यहाँ पे देखता है किस प्रकार से जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है और फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशंस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखता है। मुख्यतः इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी प्रकार से ब्लैक मनी न हो सके, यहाँ पे उसके लिए डील किया जाता है। तो यहाँ पे 2 की एक्ट्स बनाए गए थे, 2 की एक्ट्स। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे फेमा लाया गया 1999 में। क्वेश्चंस ये भी बना है कि ये कब लाया गया है। दूसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, ये भी पूछता है कब आया था, ये लाया गया। तो यहाँ पे इसी के अंतर्गत ये चीज़ें कार्य करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तीसरा जो लेकर के आया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में कंकरेंट गवर्नमेंट लेकर के आई। तो इसके अंडर में एटलीस्ट 3 एक्ट आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इन एक्ट की मदद लेकर ये कोई भी कार्रवाई करता है। अगर स्थापना की बात करी जाए तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हो जाती है। इनकी टेनियर को लेकर के सवाल उठते हुए रह रहे हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। अच्छा, क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें जो एक्सटेंशन दिया है कुछ महीने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो आपको बता दें यहाँ पे सीधे सीधे 2 साल के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जो 2003 में आया था उसको अगर देखा जाए तो 2 साल के लिए इनकी टेनियर आती है। लेकिन रिसेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट आई है, उसकी वजह से टेनियर इंक्रीज हो जा सकती है 3 साल के लिए। तो यहाँ पे टेनियर ईडी की 5 साल तक यहाँ पे हो जा सकती है। तो जो कि 1 साल करके इनको बढ़ाते हुए संजय मिश्रा जी को चले गए। अब यहाँ पे संजय मिश्रा जी को फटकार सुनने के लिए मिल रही है। संजय मिश्रा जी को नहीं बल्कि हम कहेंगे गवर्नमेंट को, तो फटकार सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सुनाती हुई नजर आ रही है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। संजय मिश्रा
जी को जो उनका टेनियर था वो लगभग 2 साल पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। कोई भी स्पेशल कंडीशंस में आप टेनियर को एक्सटेंड करेंगे, यही इसका नियम था। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस टेनियर को +1 ईयर +1 ईयर ऐसे करती हुई जा रही थी। यही यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक्शंस निकल के आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि क्या ये क्वेश्चंस है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं पूछा था, पिछला क्वेश्चन जो 2018 में आया था, वो क्या है, कौन सा लेक यहाँ पे श्रिंक हो गया है। तो इसका सीधे सीधे ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 जो कि एरल सी है। अब अगर इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे तो इसकी डिटेलिंग एरल सी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, तो ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक के रूप में भी गिना जाता है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में यहाँ पे है। तो यहाँ से याद रखिएगा, यूके याद रखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इससे भूलेगा नहीं। एक क्लू, एक आइडियाज़ होने चाहिए ताकि चीज़ें भूले ना। एलएलसी का मतलब यूके, ऐसे करके कोड बना लीजिए। तो यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण बहुत सारी रिवर को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे जो लेक है वो उसका इरिगेशंस इंडस्ट्री पर्पस से इस्तेमाल किया गया और सूखती हुई नज़र आई। यहीं पे इसके ऑप्शंस की अगर बात करी जाए, कई सारे जो कि ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ये सारे, तो ब्लैक सी यहाँ पे देखा जाए तो ये यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर आ रही है। ये जो है अभी सूखी तो नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन ये भी अंडरग्राउंड प्रोसेस में है। और ह्यूमन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोल्यूशंस मचाते हुए नज़र आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल पोल्यूशंस, हर प्रकार की ओवर फिशिंग हो रही है। अगर रिसोर्सेज कोई भी है, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल अगर फिश की बात करें जो कि समुद्र में है, रिवर में भी है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, हर जगह पे है, तो अगर उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम करने लगेंगे तो यहाँ पे रिसोर्स की क्या होगी, कमियाँ होंगी। तो क्या होगा, नेचर जो है इम्बैलेंस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। वही यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट जो है लेक बैकाल, तो ये भी लोकेटेड है रसिया में, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट, याद रखिएगा क्वेश्चंस आया हुआ है, लेक बैकाल वर्ल्ड की डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक यहाँ पे मानी जाती है, जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक ये जानी जाती है। इसलिए ऑप्शंस 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शंस डी है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये निकालता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये क्या क्या मेजर करता है। तो ये इंडेक्स मेजर करता है कैसे रूल ऑफ लॉ को एक्सपीरियंस किया जा रहा है पूरे विश्व को देख करके, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। अगर सर्वे किया जाए तो यहाँ पे 128 कंट्री में इसका जुरिडिक्शंस करके सर्वे निकाला गया, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, यानी लॉ को, रूल ऑफ लॉ को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किस प्रकार से इम्पैक्ट भी कर रहा है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है रूल ऑफ इंडेक्स एक प्रकार का क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। एक प्रकार का क्वांटिटेटिव असेसमेंट क्या कि हम कितने नंबर को, कितने मास पीपल को, इन सब चीज़ों को देखता है किस प्रकार से ये एक्ट कर रहा है। तो इसका डिज़ाइन किया जाता है। इसको जो डिज़ाइन किया गया मतलब बनाया गया, तो ये डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर यहाँ पे निकाल के ला रहा है आपके सामने। तो जो भी कंट्री यहाँ पे आएंगी किस प्रकार से इसको प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या रूल ऑफ लॉ। ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो ही ना किया जाए, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाए, तानाशाही गवर्नमेंट हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही सब डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, 8 डायमेंशंस में ये डाटा प्रोवाइड करता है। रूल ऑफ लॉ की बात करी जाए तो यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पावर हो जाए तो तानाशाही गवर्नमेंट कहलाती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे करप्शंस नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलनी चाहिए लोगों को, ओपन गवर्नमेंट होना चाहिए, रेगुलेटरी यहाँ पे इन्फोर्समेंट होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, इन सब चीज़ों में मिलना चाहिए। यहीं पे अगर बात करी जा रही है इसके इंडिकेटर में, तो 44 इसके इंडिकेटर होते हैं और 8 डायमेंशन होते हैं। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस खुला है आपके लिए, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीएम राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं कल ही। ये कहाँ पे है, तो आपके राजकोट कहाँ पे है, ये गुजरात में है। गुजरात कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न में कि वेस्टर्न में, मेरा आपसे कमेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे,
36 क्रू मेंबर को यहाँ पे, जिसमें साइंटिस्ट भी बोर्ड किए हुए थे शिप पे, तो यहाँ पे उनको बचा लिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफिक रिसर्च जो वेजल है वो करवार कोस्ट कहाँ है, तो आपके कर्नाटका में, याद रखिएगा ये न्यूज़ में आ गया है, तो यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो न्यूज़ में आ गया है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो कौन बचाया? इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे इन लोगों को बचाया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दें, जो यहाँ पे 8 साइंटिस्ट थे वो रिसर्च करने जो जा रहे थे यहाँ पे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके पास इक्विपमेंट भी थे, बहुत सारे रिसर्च पेपर थे, डाटा थे, इंफॉर्मेशन थे। अगर वो डूब जाते या फिर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो यहाँ पे इश्यूज निकल के आ जाते। दूसरा क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अंडर 2.0, ये अर्बन है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया का 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था और 5 साल के लिए ये चीज़ें लॉन्च करी है। तो अब इसका क्या टारगेट है कि ये अचीव करेगा गार्बेज फ्री स्टेटस। जो भी कूड़ा करकट हो रहा है अगल बगल अपने सराउंडिंग्स में, अपने टाउन एरिया में, सिटीज़ में, उसको 100% क्लीन करने की बातें बोली जा रही है। किस हिसाब से? तो सेग्रीगेशंस करने के लिए ये टर्म यूज होता है। क्या? तो मान लीजिए गीला कूड़ा है, जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया यानी इक्विपमेंट का हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों को सेग्रीगेट अलग अलग कर देना ही सेग्रीगेशंस कहलाता है। डोर टू डोर कलेक्शंस किया जाए, साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाए, इस प्रकार से चीज़ें होंगी, तब जाकर के हम इन पे कार्य कर सकते हैं। 4 नए मेट्रोलॉजिकल सेंटर खुले हैं यहाँ पे। कहाँ पे? तो उद्घाटन किया गया है यहाँ पे इम्फाल में, कोहिमा नागालैंड, आइजवाल मिजोरम, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। तो जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो कि क्या देखेगा, किस प्रकार से वातावरण में, वेदर में, मौसम में, क्लाइमेट में बदलाव चल रहा है, उन सब चीज़ों को देखेगा। तो ये अपनी 17वीं फाउंडेशंस डे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस थी, इसके मिनिस्टर अभी कौन है? तो किरण रिजिजू जी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट से निकल के आते हैं, याद रखिएगा। तो 17वें फाउंडेशंस डे जो इस मिनिस्ट्री की मनाई गई है, इसी के आधार पे यहाँ पे नए नए इनॉग्रेशंस किए गए हैं। तो याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? तो इल्यूसिव कंसेंसस। इल्यूसिव कंसेंसस का क्या मतलब होता है? तो जो यहाँ पे एक प्रकार से आपस में जो कंसेंसस हो जाते हैं, जैसे कि आप किसी बात पे सहमति नज़र आ रहे हैं, हम किसी बात पे सहमति नज़र आ रहे हैं, उसी में अगर प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो ये इसको इल्यूसिव कंसेंसस बोलते हैं। अब ये चीज़ें किस पे लागू होती हैं? तो आपको बता दें, इंडिया और चाइना, इन दोनों को लेकर के यहाँ पे बातें चल रही हैं। वो क्यों? तो इंडिया और चाइना एक बार पुनः आमने सामने भिड़ते हुए बात विवाद में नज़र आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो हाई लेवल की मीटिंग हुई है उसमें जो चीज़ें हुई हैं वो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो मीटिंग के बाद आउटपुट आता है ना, कि क्या क्या लोगों में यहाँ पे एक पार्टी, एक कंट्री दूसरे कंट्री की बातों पे कितनी सहमति नज़र आई है, उसको लेकर के इश्यू नज़र आ रहा है। तो जो मीटिंग हुई थी पहले यहाँ पे जोहान्सबर्ग में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यहाँ पे अजीत डोवाल और चाइनीज़ डिप्लोमेट पोलिप्त्रो, ये जो हैं वांग यी, ये यहाँ पे मीटिंग किए थे। तो इस अफेयर में भी यहाँ पे बहुत सारे इश्यू निकल के आई, यहाँ पे डील कुछ हो नहीं सका। चाइना की जो पॉलिसी है वो डिफरेंट पॉलिसी है, वो आपके ही लैंड को कैप्चर करके आपके दूसरे लैंड को बोलेगा कि ये दोनों तुम ले लो, जबकि तीनों आप ही का है, और ये कहेगा कि मुझे दे दो। तो ये इसी प्रकार की पॉलिसी लेकर के चलता है। आपको पता ही होगा, अक्साई चीन में चाइना का कब्जा हमारे इंडिया में भी है, कुछ कब्जा उत्तराखंड के पार्ट पे भी किया हुआ है, कुछ कब्जा ये अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम करता है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में भी एक नया इशू निकल के आ रहा है। वहाँ पे जो भी खिलाड़ी वहाँ पे हैं तो उनको कह रहा है कि आप स्टेपल वीज़ा ले लो। इस प्रकार के इशू भी करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अजीत डोवाल क्या हाईलाइट किए हैं कि जो कंसर्न है, जो बातें हैं, जो इशू हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के हैं। वो क्या है? तो यहाँ पे चाइना का जो एक्शंस है वो क्या कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं
बेकार कर रहा है पॉलिटिकल पब्लिक बेसिस, जो पब्लिक और पॉलिटिकल आधार है जिसके आधार पे टाइज हुए थे ये सब चीज़ें, वो उसको कल्मिनेट कर रहा है, वो उसको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से पीस को रीस्टोर किया जाए। यहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बॉर्डर एरियाज पे, नहीं तो यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री में केवल टसल नज़र आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएंगे। यहाँ पे इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। दूसरा क्या है, बोथ साइड, दोनों जो कंट्री हैं, एक चाइना दूसरी इंडिया, तो इंडिया और चाइना को दोनों को यहाँ पे क्या एक कंसेंसस पे आना चाहिए, दोनों के एक प्रकार से कहा जाए तो एक मिडिल ऑप्शंस लेकर आना चाहिए ताकि सहमति हो सके, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और प्रेसिडेंट जी हैं, जो बाली समिट हुई थी, उस समिट की जो चीज़ें निकल के आई थी वो डिस्क्लोज भी नहीं करी गई थी। अब देखिए, ये तो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि जो भी कंसेंसस हो रहे हैं, जो भी मीटिंग्स में बातें हो रही हैं, वो चीज़ें रिलीज होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। लेकिन पब्लिक डोमेन में बाली कंसेंसस की चीज़ें नहीं निकली। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे कि हम कहाँ पे इशू कर रहे हैं, कहाँ कहाँ की चीज़ें ये है। तो देप्सांग जो प्लेन है आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि आगे यही सब चीज़ें आने वाली है। तो देप्सांग जो प्लेन है आप देख सकते हैं, ये गलवान वैली है, ये दारबुक, यही रीजन पे अक्साई चीन, ये चाइना का कब्जा है। तो ये जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है अक्साई चीन, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कैप्चर किया हुआ है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ये रेड रेड कलर का जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे भारतीय सेना है, इसको भी ये अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की इश्यू निकल के आ रही है, जो कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। गलवान वैली तो सबको याद ही होगा, गलवान वैली में किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे PP14 ये पॉइंट्स है जिसको गलवान वैली के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये सब हॉट पॉइंट है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडियन आर्मी में और चाइनीज आर्मी में। तो ये इस प्रकार की इशू निकल के आई है। अच्छा, क्या यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है, अगर बात करी जाए लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है उसकी, तो यहाँ पे नीड फॉर द मोदी गवर्नमेंट टू मोर ट्रांसपेरेंटली ले आउट द स्टेट फॉर रिलेशंस विद चाइना। यहाँ पे सीधे सीधे ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि दोनों गवर्नमेंट को मिलकर के कार्य भी करनी चाहिए और मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली वॉक करना चाहिए। यहाँ पे जो भी बाली कंसेंसस हुआ आपको बता दें, उसकी चीज़ें तो डिस्क्लोज नहीं करी गई, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं, खास करके बॉर्डर पे सारी चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो यहाँ पे जो भी मीटिंग हुई उसकी बातें पब्लिक डोमेन में रिलीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑपेसिटी की बात करी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है, ऐसा ना हो यहाँ पे ट्रांसलूसेंट हो जाए ऐसी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करेंगी, ओपेक चीज़ें हो जाएंगी जो कि ट्रांसपेरेंसी को बाधित करेंगी। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ें अगर एक गवर्नमेंट है दूसरे गवर्नमेंट से क्या डील कर रही है, इसका पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं गई इंफॉर्मेशंस किसी भी कंसर्न से, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर प्रकार से, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन को आप अंधेरे में रख रहे हैं, ये इशू निकल के आ रहा है। जो ट्रेड है चाइना के साथ अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड तक बूम किया है 21-20 में, लेकिन बहुत सारे इंपोर्ट भी यहाँ पे हम लोग किए हैं मशीनरी की, जो कि चाइना से भारत में चीज़ें आई हैं। बहुत सारे चीज़ों पे बैन भी किए हैं, लगभग 200 अगर बात करी जाए चाइनीज ऐप्स तो भारत में बैन कर दिए गए हैं। टिकटॉक जिसमें से टॉप में चलता था, यहाँ पे इन सब चीज़ों पे हम बैन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 18वें राउंडिंग की जो टाक है किससे, इंडिया और चाइना के बीच, ये सब क्या इशू निकल के आ रहे हैं। तो जो LAC है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे चाइना डेमचौक और देप्सांग रीजन में इशू क्रिएट कर रहा है। अभी आपको दिखाया मैं ये सारी चीज़ें जो देप्चांग रीजन है, इन रीजन में इशू क्रिएट कर रहा है, जो कि अक्साई चीन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्हीं सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि जो अरेंजमेंट है, जो विड्रावल है दोनों साइड के द्वारा, यानी इंडिया और चाइना के द्वारा, तो यहाँ पे सेक्रेसी में गुजर रहा है। न वो चाइना डिस्क्लोज कर रहा है, न इंडिया डिस्क्लोज कर रहा है। ये इशू क्रिएट
हो जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से तब चीज़ें मालूम नहीं चल रही है ना कि किस प्रकार से पीस और पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर लेकर के आया जाए। तो ये सारी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या इल्यूसिव कंसेंसस है, क्या किस प्रकार से डिटेलिंग चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से ट्रेड हम लोगों का बाधित हो रहा है, किस प्रकार से ट्रेड और ऐप्स बैन किए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस बिल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बिल हो जाती है, और यहाँ से मेंस में क्वेश्चंस तो मैं बिल्कुल ही आशा करता हूँ यहाँ से आ सकता है। आपको बता दें यहाँ पे ये जो रिसर्च फाउंडेशंस बिल लेकर के आया जा रहा है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी इंडिया की जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है इस बिल को देखने के लिए, और इस बिल में बहुत सारे लूप होल्स भी बना दिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो जो NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस बिल 2023 जून में ये चीज़ें आई, ये स्ट्रेंथन करेगा और मजबूत करेगा किसको, तो जो रिसर्च इकोसिस्टम है कंट्री की, जो हमारे रिसर्चर हैं, जो हमारी रिसर्च पॉलिसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट हैं, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। ये कौन बोल रहा है? ये गवर्नमेंट बोल रही है बात। अब अगर बात करी जाए बिल के अंदर, अगर घुस कर देखें हम तो क्या मिलेगा हमें, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर ये इश्यू हो जाती है, जो कि पास हो गई है एक से, अब ये पास भी हो जाएगी इसमें बिना कोई बदलाव किए, तो ये एक एपेक्स बॉडी के रूप में यहाँ पे कार्य करती हुई नजर आएगी रिसर्च और डेवलपमेंट को। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, किस प्रकार से इनोवेशंस को लाया जाए, किस प्रकार से रिसर्च को लाया जाए इस सिस्टम में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कंट्री लेवल पे इसको लाया जाए। देखने सुनने में तो बड़ी अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे बहुत सारे बिल में लूप होल्स भी डाल दिए गए हैं। वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सीधे सीधे हटा देगा किसको, ये जो बिल लाया जा रहा है NRF बिल, हम इसको NRF ही बोलेंगे, याद रखिएगा। NRF बिल जो अगर लाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व एक्ट 2008 में जो बनाया गया था, इसको ये हटाता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, अगर इनका उद्देश्य ही यही था कि ये जो बिल ला रहे हैं, उस बिल की मदद से हम लोगों को रिसर्च और फाउंडेशंस में जो चीज़ें हैं, रिसर्च में, प्रोजेक्ट में, इन पे हम कार्य करना है, तो इसको बॉडी को ये क्यों यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे 2008 में ये सर्व जो बॉडी है, याद रखिएगा, ये बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डायरेक्टली आती है और एक स्टैचूटरी बॉडी है, यानी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनाया गया है, जिसको हम स्टैचूटरी बॉडी बोलते हैं। तो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यही सारी फंक्शंस, सिमिलर फंक्शंस NRF की तरफ, जो अभी NRF का बताया जा रहा है, उसी की तरफ ये सर्व देखती थी। अब क्या इंपॉर्टेंट बातें चलना है, तो जो NRF बनाया जा रहा है ना, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से फंडिंग भी लेने के लिए अलाउ किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ द मनी हो जाएंगे और रिसर्च फाउंडेशंस अच्छे से चलाया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, एटॉमिक एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, आईकार, ICMR, ICHR, UGC, ये सारी की सारी इसमें मिलकर कार्य करेंगी। और जो प्राइवेट है, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी कंटिन्यू करेंगी किस प्रकार से फंड रिसर्च किया जाए और प्रायोरिटी जो नीड होगी स्वतंत्र तरीके से वो कार्य करी जाए। ये सब मिलके कार्य करेंगे। यहाँ पे जो भी फंडिंग होगी, यानी मल्टीलेटरल जो भी फंडिंग आएंगी, यहाँ पे वो सारी की सारी रिसर्च के लिए यहाँ पे डाली जाएगी, और कुछ जो है डाइवर्ट भी कर दिए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग उपयोग है अलग अलग प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो आइडियाज़ है ना ये, कि मल्टी रिसर्च फंडिंग एजेंसी होनी चाहिए यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं री इन्फोर्स करेगा इस स्टेटमेंट को, NRF को, जो कि रिसर्च फंड है। यहाँ पे इसको क्या बातें बोली जा रही हैं कि ये साइंस, इंजीनियरिंग और एकेडमिक पर्पज को और भी ज़्यादा सही प्रकार से करेगा। यहाँ पे अगर एवॉइड करेंगे डुप्लीकेशंस की, तब जाकर के ये चीज़ें होंगी। नहीं तो ऐसा हो कि मान ले बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें जो है करप्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे कैसे चीज़ें चलेंगी। कस्तूरी रंगन कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। यहाँ पे क्या कहती है NRF को लेकर, तो ये जो है एनुअल ग्रांट होगी 20,000 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, यहाँ पे सीधे बोली है 20,000 करोड़ एक वर्ष में इसको ग्रांट मिलेगी। अब दूसरी चीज़ें क्या नहीं बताते हैं ये, तो ये नहीं बताते हैं कि जो रिसर्च स्पेंडिंग होगी यहाँ पे कंट्री की, वह
मात्र 0.65% ऑफ जीडीपी है। अब 0.65% ऑफ जीडीपी है, जो कि कंपेयर किया जाए 2.8% यूनाइटेड स्टेट में है, 2.1% चाइना में है, 4.3% इजराइल में है, 4.2% साउथ कोरिया में है। तो अब 2.8% जान रहे हैं आप कितना है? तो 2.8% यूएस की जीडीपी का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोग तो 0.5% के आसपास कर रहे हैं, और भी हम लोगों की जीडीपी कितनी है? बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर अमाउंट में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा 2.8%, चाइना देखिए 2.1% कर रहा है। तो हमें भी अपने रिसर्च के इस अमाउंट को, परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ये सारी बातें बोली जा रही हैं। तो कंट्री की जो चीज़ें हैं यहाँ पे 8.4% जीडीपी 2008 में था, जो कि घट कर के भारत का अभी स्पेंडिंग कितना कर दिया गया है? 0.69% 2014 में। अब देखिए 0.69% 2014 में किया गया, जबकि 0.84% 2008 में था। यानी आप कहीं ना कहीं घटाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं 20,000 करोड़। तो ये भी चीजें एक प्रकार से क्वेश्चंस उठाती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे आखिर जो बजट है वो तो घटता हुआ नजर आ रहा है रिसर्च को लेकर के। तो फिर आप जो नई बॉडी बनाएंगे वो किस प्रकार से कार्य करेगी? अच्छा, जो एक्ट बनाया जा रहा है ना, वो सीधे सीधे इसको रिपील करेगा। इसका क्या मतलब होता है? इसको हटा देगा इस एक्ट को, और सब्ज्यूम कर देगा एनआरएफ में। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, आपको पहले ही बताया, डीएसटी के अंतर्गत ये स्टैचूटरी बॉडी बनाई गई थी। और क्या प्रमोट करने के लिए कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रिसर्च किस प्रकार से उभारा जाए साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में। सर्व यहाँ पे जो बिल्डिंग करेगा सस्टेनेबल रिसर्च इकोसिस्टम, यह एक डाइवर्स प्रोग्राम और पोर्टफोलियो को लेकर के चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी से चीज़ें चल रही थी, और लोगों को सोशल इंक्लूसिव, जेंडर, हर प्रकार से चीज़ें यहाँ पे कंपाइल करके आगे बढ़ा जा रहा था। यहीं पे अगर बात करी जाए क्रिटिकलिटी ऑफ रिसर्च नॉलेज की, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? जो क्रिएशंस हो रहा है ना, ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि किस प्रकार से ये फंडिंग करेगी रिसर्च, इसको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पे हाईलाइट करी गई है, किस प्रकार से हमको इसको लेकर के चलना है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किस प्रकार से बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है किस प्रकार से कंट्री का। अगर एंशियंट पास्ट में अगर हम जाएं तो हमारी इंडिया की बहुत सारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस अगर बात करी जाए तो नॉलेज, साइंस, आर्ट, कल्चर, इस फील्ड में हम लोगों को एंशियंट समय से ही महाभारत है महारत हासिल है। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग बहुत पहले समय से ही यहाँ पे रिसर्च में कार्य करते हैं। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस के उदाहरण यहाँ पे देते हुए इंडिया नजर आई है। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपको बता दें, तो ये सारी की सारी जो डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है वह इसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस बिल को लेकर के दी गई है कि ये जो बिल है कहीं ना कहीं हैम्पर करती हुई नजर आ रही है क्या जो भी रिसर्च फाउंडेशंस फंड है उसको, क्योंकि फंडिंग भी कम हो रही है और सही प्रकार से इसमें चेंज पॉलिसीज में नहीं आ रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशंस का बिल है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एफसीए बिल आई है, उस बिल की पूरी डिटेलिंग हम लोग देखेंगे कि आखिर में क्या है वो बिल। तो ये पुनः एक अमेंडमेंट आपके सामने आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत अटेंटिव मोड में आ गई है। मानसून का जो सेशन है आपका जुलाई से स्टार्ट है, इसी जुलाई में स्टार्ट किया गया है, और देखा जाएगा यहाँ पे किस प्रकार से ये जो लोकसभा में पास किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 26 जुलाई को। तो यहाँ पे जो इसमें चेंजेज आए हैं, जो कि ओरिजिनल वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, उसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। तो जो पहले मार्च में आया था अभी जुलाई में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सीधे सीधे बात करी जाए तो ये इग्नोर कर दिया है पब्लिक के ऑब्जेक्शंस को। अब क्या है यहाँ पे पब्लिक का ऑब्जेक्शंस है क्या, तो आपको बता दें यहाँ पे फॉरेस्ट को लेकर के ना भारत में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया जो इसको अपोज कर रहे हैं। तो इस बिल को कई प्रकार से अपोज भी किया जा रहा है और इसकी जो इशू है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। बिल की बात करी जाए, जो नई एफसीआई बिल है यहाँ पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल यहाँ पे आई हुई है, वो क्या है यहाँ पे, ये अगर बात करी जाए यहाँ पे तो क्या हम लोग देखते हैं, तो जो प्रियम्बल यहाँ पे प्रोमिसिंग करी है, जो बिल की शुरुआत होती है इस बिल की, और यहाँ पे उद्देश्य भी हम लोगों का है कि हम लोग 2070 तक जीरो कार्बन इमिशंस तक पहुँचेंगे और तब जाकर के कार्बन सिंक होंगी, यानी जो कार्बन होगा वातावरण में रिलीज होगा उसको हम सिंक कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे, और जो इंक्रीज होगा फॉरेस्ट कवर, तब जाकर के ऐसी चीज़ें हो पाएंगी। ये इम्प्रूव करेगी लिवलीहुड और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी की। ये चीज़ें प्रॉमिस करी गई हैं किसमें, आपके प्रीएम्बल में। यहाँ पे ये बिल, यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो प्रीएम्बल से शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, कोर चीज़ें, कि इसमें सारी की सारी लॉज यहाँ पे डाले गए थे कि किस प्रकार से अपने फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, कार्बन को कम करना है। आम भाषा में यही सब इसमें चीज़ें डाली गई हैं, किस प्रकार से लोगों की जीविका को सही करना है। जबकि अगर बात करी जाए इस बिल में तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को जोड़ करके हम देखते हैं यहाँ पे कि ये एक्सक्लूड कर रहा है इन सब एबव वाली चीज़ों को, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है इस बिल में। क्या क्या, तो जो फॉरेस्ट है यहाँ पे उसके एम्बिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे उन सब चीज़ों को हटाते हुए नज़र आ रहा है। मेन चीज़ें क्या है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शंस हो सकता है, यहाँ पे सीधे सीधे बातें इसमें बोली गई हैं। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, ये एफसीए है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, यहाँ पे वो क्या है, तो बिल यहाँ पे उद्देश्य इनका यही है किस प्रकार से हम अमेंड कर सकते हैं और किस प्रकार से हम प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस ले सकते हैं, यानी हम इन सब चीज़ों पे किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, इसी का उद्देश्य था। जबकि करेंट अगर बात करी जाए, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से आपकी प्रायोरिटी है डेवलप करने की, किस प्रकार से हम चीज़ों को लेकर के आगे चल सकते हैं, ओरिजिनल लॉ को बाईपास किया जा रहा है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एडिटर पॉइंट बता रहे हैं कि जो बिल है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं उनको इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, उनके विचार यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहे हैं। क्या, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। क्या, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के डेफिनेशंस को बदल रहा है, इसके स्कोप और क्षेत्रों को बदल रहा है। ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया को यहाँ पे चेंज कर रहा है, एक्सक्लूजन कर रहा है, यानी फॉरेस्ट एरिया में जो चीज़ें पहले आती थी अब फॉरेस्ट एरिया में इतना ही चीज़ें आएंगी। पहले ये एरिया था अब ये एरिया होगा, तो जो कि एरिया फॉरेस्ट का कम होगा तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएंगे, इंडस्ट्री हो जाएगी, यूजेज हो जाएंगे, रिसोर्स का इस्तेमाल होगा, लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आने वाली हैं अगर ये बिल इंट्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि जो चीज़ें आवश्यकता हैं उसको यहाँ पे अगर सही प्रकार से देखा जाए तो उसको हम लोग ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट को ही, उसके मीनिंग को, अर्थ को, उसके एरिया को श्रिंक किया जा रहा है, बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। और जो पहले बिल था उस बिल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब अगर बात करी जाए थोड़ी सी बैकग्राउंड में जा करके, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो देखा जाए तो यहाँ पे वाटर एक्ट 1974 में आ जाता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशंस का वाटर एक्ट 74 में, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का एक्ट 77 में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आता है। इसी की बातें बोली जा रही हैं अभी सारी डिटेलिंग। ईपीए 1986 में आता है, पब्लिक लाइबिलिटी 1991 में, बायोडायवर्सिटी यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। अब जो है एफसीआई को अगर जो 19 में आया उसकी बैकग्राउंड को देखा जाए, इसमें क्या क्या लॉज रखे गए थे ये हम देखेंगे। तो ये जो एक्ट बनाया गया था ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, तो इसमें नियम ही बनाई गई थी कि किस प्रकार से अपने फॉरेस्ट को सही प्रकार से हमको रखना है, और जो नियम बनाई गई थी उसको किस प्रकार से रेगुलेटरी यूज भी करना है। इसका सबसे मेन क्या ऑब्जेक्टिव था
कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कोई भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्जन करने के लिए, आप उसका डाइवर्ट करके यूजेज नहीं कर सकते। तो जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस से हम यूज करते हैं, जैसे वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ के लिए यूज करने के लिए मना था यहाँ पे। अब देखिए जो अब नया जो लॉ आ रहा है वो तो इसको फॉरेस्ट को ही बाईपास कर दे रहा है। तो यहाँ पे इसका यही उद्देश्य था, कर्व करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई हो रही थी, डिफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं कर्व करता हुआ नजर आ रहा था, जो अब चीज़ें बहुत हद तक नहीं होंगी। तो यही क्वेश्चंस मार्क उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती थी अगर कोई भी यहाँ पे प्लान आ रहा है, और इन सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे चीज़ें चलती थी। तो ये सब चीज़ें जो पहले यहाँ पे FCA 1980 में यहाँ पे डाला गया था, कोई भी वायलेशन करता था तो एक्सट्रीम पेनाल्टी, लीगल एक्शंस लिया जाता था। कुछ एक्सेप्शंस भी था इसमें, जैसे कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उनको यहाँ पे एक्सेप्शंस में रखा गया था कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल राइट जो भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जहाँ भी अगर बिल की बात करी जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किस प्रकार से एप्लीकेशंस होगा इसको, और किस प्रकार से इसका लैंड, एक जजमेंट आता है लैंडमार्क जजमेंट, गोदावर्मन जजमेंट, 1996 में ये जजमेंट आता है। इस जजमेंट में क्या कहता है, तो जो स्कोप है 1980 एक्ट का, इसकी जो मीनिंग है बहुत ही ब्रॉड कर देता है। तो फॉरेस्ट की जो मीनिंग है ब्रॉड कर देता है, जबकि आज अगर के डेट में अगर बात करी जाए तो इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। प्रेजेंट अमेंडमेंट इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कि अभी ये चीज़ें पास हो रही हैं। तो अगर ये चीज़ें पास होंगी तो यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा क्या, 28% इंडिया के फॉरेस्ट कवर एरिया को, क्योंकि फॉरेस्ट का डेफिनेशंस ही ये बदल दिए हैं। और 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पे क्लीन हो सकता है, कट सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। तो वहाँ के लोग जाएंगे क्या, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो इतने साल से फॉरेस्ट को पूजते हैं ट्राइबल लोग, वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक इशू निकल के आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करता है, जो कि प्लांटेशंस, ऑर्किड, फ्रूट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें कंजर्वेशंस को लेकर के आती हैं यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों पे ये क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, अगर ये फॉरेस्ट का डेफिनेशंस बदल रहे हैं तो जो अनक्लास फॉरेस्ट नागालैंड में है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो ऑफिशियल चीज़ें हैं यहाँ पे भी बदलती हुई नज़र आएंगी। जो ऑटोनोमस क्लैन है यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शंस की क्या बातें हैं, जो फॉरेस्ट में नागालैंड के चीज़ें हैं, यहाँ पे स्टेट जो राज्य होंगे यहाँ पे रिफ्यूज कर जाएंगे क्या करने के लिए, कि इम्पोर्टेंट जो फॉरेस्ट एरिया है उसको मानने के लिए रिफ्यूज कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे गोदावर्मन केस में इसी जजमेंट को लेकर के स्ट्रांगली इम्फेसिस किया गया था। अब जो एक्ट लेकर के गवर्नमेंट आ रहा है उसके आधार पे ये कह देंगे कि नहीं नहीं, हम इसको नहीं मानते, फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लगेगी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ दिस फॉरेस्ट हो सकता है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं डेवलपमेंट के नाम पर। अरावली की अगर बात करी जाए तो अरावली हिल एरिया जो कि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन तक आती है, इसको भी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंटली माना जाता है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चला है, इसको भी रोक दिया गया है। तो ये जो बिल निकल के आ रहा है ना, ये जो एक्ट बन जाएगा जब, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य को तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये लॉ बना के लेके आ रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। दूसरी जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, बिल सीधे सीधे एक्सक्लूड कर देगा किसको, तो इंडिया के मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम को, जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, तो यहाँ पे रिमूव कर देगा, जैसे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो पहले स्ट्रांगली इम्बेडेड थी, आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते थे, जैसे फॉरेस्ट का कटाई नहीं कर सकते थे, फॉरेस्ट में डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, इन सब चीज़ों को हटाता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा जो बात इंट्रोड्यूस करी गई है यहाँ पे, कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे कि जू, सफारी पार्क, इको टूरिज्म, इन सब चीज़ों को लेकर के जो डेवलपमेंट चलेंगे यहाँ पे, वो चीज़ें अलाउ कर दी गई हैं। आर्टिफिशियल क्रिएटेड यहाँ पे ग्रीन एरिया, एनिमल इंक्लोजर, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नेचुरल इकोसिस्टम को अगर हम लोग कंसीडर करें, तो मानव के वेलबींग के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कहीं ना कहीं ये एक्ट इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है।
जो शेड्यूल ट्राइब है, अभी आपको बताया किस प्रकार से फॉरेस्ट में लोग रहते थे, अब इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ये आता है। अब यहाँ पे इसमें कोई भी बातें ही नहीं बोली गई हैं इस बिल में, किसको लेकर के, ये फॉरेस्ट ड्वेलर स्पेशली ट्राइब की बात कर रहा हूं मैं, इसके लेकर के कोई बातें ही नहीं बोली है। जबकि नेपाल में अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, तो नेपाल के जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए, 26 से 45% तक 3 डिकेड में बढ़ा चुका है। हमारा क्या टारगेट है, हम लोग 33 जाएंगे, अभी हम 24 तक बस परसेंट तक पहुंचे हैं। हम लोग का 33% कम से कम यहाँ पे फॉरेस्ट परसेंटेज होना चाहिए, जबकि हम लोग फॉरेस्ट का डेफिनेशन ही बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की एक्टिविटी इंडिया कर रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नेट जीरो कार्बन की कमिटमेंट कैसे होगी, इंडिया अपने फॉरेस्ट को इंक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर इस प्रकार की चीज़ें चलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशंस बदल के हम लोगों ने बहुत सारे इशू को आमंत्रित कर दिया है कि आइए डेवलपमेंट करिए, आइए अपना क्या करिए, प्रोजेक्ट लगाइए, आइए फॉरेस्ट की कटिंग करिए, क्योंकि फॉरेस्ट का डेफिनेशन ही यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी बिल निकल के आई है। तो इन सब चीज़ों पे जो सेंसिटिव इशू हैं, इसको चेक करने की और इसके इम्पैक्ट की ज़रूरत है। किस प्रकार से ये जो लैंड यूज होगा, इसको किस प्रकार से हम मिटिगेट कर सकते हैं, किस प्रकार से इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल में ये करेगी। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो आपको यहाँ पे बता दी गई है। आशा करते हैं ये सारी बैकग्राउंड की डिटेलिंग आपको क्लियर हो गई होगी, जो भी FCA के दिया और ये सारे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर के मैं दिया। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने वाली है, वो जब एक्ट पास हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। न्यूज और फैक्ट्स देख लेते हैं लास्ट में जाकर के कुछ। यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे क्या करी है, तो ये प्रोब करेगी, जांच करेगी जो भी सेक्सुअल वायलेंस इंसिडेंट थोबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, याद रखिएगा, यही वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे न्यूड करके महिलाओं को यहाँ पे परेड कराई गई थी। ये जगह कहाँ है, मणिपुर में थोबल एक डिस्ट्रिक्ट है। ये भी लोकेशंस याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी कभी कभी तो बनी जाते हैं, तो इसलिए थोबल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जो जिस निर्ममता से, जिस दर्दनाक सिचुएशन से यहाँ पे वो महिलाएं गुजरी हैं, उसकी व्याख्या करी नहीं जा सकती। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ें, चाइना डिसीजन ये लिया है कि ये रिवाइव करेगा क्या, स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा क्या होता है, हम सबसे पहले वो समझेंगे। तो आपको बता दें स्टेपल वीज़ा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, उस पर स्टैंप लगता है, लेकिन अगर चाइना यहाँ पे स्टेपल वीज़ा देता है, तो स्टेपल वीज़ा का क्या मतलब होता है कि एक पीस ऑफ पेपर होगा, उस पर स्टैंप लगा देगा और उस पर लिखा होगा क्या, कि आप किस कारण से आ रहे हैं, किस कारण से यहाँ पे आप विजिट किए हैं, क्या क्या काम करना है आपको। ये एक स्टेपल वीज़ा होता है। ये अलाउ करता है किसी भी देश के लोग को वहाँ पे जाने के लिए, और यहाँ पे उसके प्रो में इसमें रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं। जबकि इसको स्टैंपिंग करना चाहिए किस पे, अपने पासपोर्ट पे, इंडियन पासपोर्ट पे। ये अब एक प्रकार से स्टेपल वीज़ा बना रहा है। तो स्टेपल वीज़ा बनाने का यही उद्देश्य है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ये कह रहा है कि आप चाइनीज हैं, आप इंडियन नहीं है। तो यही इंटेंशन है जो कि यहाँ पे हमें आपको बताना था, और ये क्लियर कर रहा है। तो अनएक्सेप्टेबल है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सीधे सीधे ये बातें बोली जा रही हैं। नाइजीर में यहाँ पे गवर्नमेंट को उखाड़ने की बातें बोली जा रही हैं, और नाइजीरिया में, नाइजीरिया दोनों अलग अलग कंट्री हैं, याद रखिएगा। अच्छा, नाइजीर की क्या कैपिटल है और नाइजीरिया की क्या कैपिटल है, दोनों आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट को उखाड़ दिए हैं, यानी उखाड़ के फेंक दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आम जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। रशियन व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको जो ग्रेन की आवश्यकता है, ग्लोबल फूड क्राइसिस, ये नहीं बनने देंगे। यहाँ पे ऐसी सारी बातें बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लोसरी की तरफ, जो कि हर बार मैं देता हूँ। तो सेरेंडीपीडी का क्या मतलब होता है, तो आकस्मिक भाग्यशाली कोई घटना घट जाए उसको सेरेंडीपीडी बोलते हैं। तो सेरेंडीपीडी यहाँ पे मतलब समझा दिया। उसका सिनोनिम्स देखा जाए तो चांस, लक, फॉर्च्यूनिटी, कोइंसिडेंस, प्रोविडेंस। एंटोनिम की बात करी जाए, मिसफॉर्च्यून, बैड लक, एडवर्सिटी, अनफॉर्चुनेट, डिसएडवांटेज। यूबिक्यूटस की बात करी जाए तो यहाँ पे सर्वव्यापी, यानी ऐसी कोई जो चीज़ें हर जगह उपलब्ध हों उसको सर्वव्यापी बोलते हैं, जैसे कि गॉड।
सिनोनिम्स की बात करी जाए तो परवेसिव, यूनिवर्सल, आर परवेडिंग, ओमनीप्रेजेंट और ऑल अराउंड। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो रेयर, स्कार्स, लिमिटेड, अनकॉमन और रिस्ट्रिक्टेड। ये इसकी सारी डिटेलिंग है। चलिए एक रिवर भी, जो हर बार की रिवर, एक इंडिया की रिवर मैं कवर कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे महानदी रिवर जो कि इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी डिटेलिंग देखेंगे। ये वन ऑफ द मेजर रिवर है अगर बात करी जाए। ये रिवर प्राइमरली अगर बात करी जाए कहाँ से बहती है तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा होकर के बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ओरिजिन कहाँ से है तो सीवा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है, धमत्री दंडकारण्य फॉरेस्ट से, याद रखिएगा। एंशिएंट एरा में इसका नाम कनकांदनी था, द्वापर युग में इसका चित्रोत्पला था, त्रेता युग में इसका नाम नीलोत्पला था, महाभारत एरा में महानद और कलयुग में महानदी के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड भी आपको दे दी गई हैं। इसके कोर्स यानी बहने की जो बातें हैं वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है तो छत्तीसगढ़ और इंटर करती है स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये फ्लो करती है थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग संबलपुर, कटक, कंदरापार, बिफोर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलने से। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लेंथ की बात करी जा रही है तो 900 किलोमीटर के अप्रॉक्स में इस रिवर की लेंथ है। ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए यहाँ पे तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या है इसकी, सेवनाथ, मंड, इब, हंसदेव, केलो। ये पूछा है, क्वेश्चंस याद रखिएगा। ये कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी के क्या नाम है। कई लोग ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जानेंगे कि ये ट्रिब्यूटरी महानदी की है। ओंग, पेरी, जोंग, टेलियन, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का नाम नजर आ रहा है, लेकिन देखिए ये राइट ट्रिब्यूटरी हैं किस नदी की, महानदी की। महानदी बहती कहाँ है तो आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर के निकलती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे इसकी चीज़ें हैं। डैम का प्रोजेक्ट इसमें बनाया गया हीराकुंड डैम जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोमिनेंट मल्टीपर्पज डैम इस रिवर पे बनाई गई है जो कि हाइड्रो पावर और इरिगेशन, सिंचाई के लिए, बिजली प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डेल्टा भी बनाती है महानदी रिवर, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, और फर्टाइल डेल्टिक रीजन भी क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। अब इसके फ्लोइंग मैप को अगर देखा जाए तो धमात्री से निकल के ये महानदी जो रिवर रायपुर, छत्तीसगढ़, संबलपुर, कटक, यहाँ होकर ये देखिए डेल्टा किस प्रकार से बनाती है। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। ये चीजें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन यहाँ पे क्या कह रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो यहाँ पे टीम है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है कि ये कॉम्पिटिशन्स को कहीं ना कहीं खत्म करते हुए नजर आ रहा है। उसी पे यहाँ पे चेक और बैलेंस इसकी यूरोपियन यूनियन कर रही है। तो जो यूएस की सॉफ्टवेयर गाइंट है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, यूएस की, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स को खत्म करने के चक्कर में यहाँ पे चेक और बैलेंस हो रहा है कि कहीं के इस प्रकार की एक्टिविटी तो कंपनी नहीं कर रही है। मार्केट में देखिए कॉम्पिटिशन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उस रोल की अगर बात करें यहाँ पे तो जो रोल है, कॉम्पिटिशन्स अगर खत्म कर दीजिएगा तो मार्केट में प्राइस हाइक हो जाएगी, दाम बढ़ जाएगी, लेकिन कॉम्पिटिशन्स होगा तो लोग एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को पाते हुए नजर आएंगे। ये देखिए एरा ऑफ ग्लोबल बॉयलिंग यहाँ पे बोली गई है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटरेस, ये एंटोनियो गुटरेस किस कंट्री के हैं, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो एक ग्लोबल बॉयलिंग एरा आ रही है। देखिए किस प्रकार से यूरोप में लोग हवा खाते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय था जब यूरोप में ठंडी का मौसम हुआ करता था। इस प्रकार के मौसम में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज ने सबको हता कर दिया है, सबको परेशान किया है। और इसका सबसे ज्यादा कारण क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा किया गया कार्य एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे कि हम लोग कितना इंडस्ट्री से कार्बन इमिशंस कर रहे हैं, कितने नदी को सुखा दे रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पॉल्यूशंस मचा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशंस, हर प्रकार से जो भी पॉल्यूशंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने कार्बन को अगर हम बैलेंस कर सकते हैं, कार्बन इमिशंस को रोक सकते हैं, तो हमें प्लांटेशंस करना पड़ेगा, फॉरेस्टेशंस करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशंस को कम करना पड़ेगा। तब जा कर के हम कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबली एरा आ रहा है ग्लोबल बॉइलिंग की, यानी गर्मी बढ़ रही है, उसको हम कम कर सकते हैं। एंटोनियो गुटरेस किस कंट्री से हैं, आपसे मेरा क्वेश्चन यही है आज भी। चलिए आज
अब इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए फ्रेंड्स। ये आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इट्स जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन फॉर मी। इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर me if you are subscribing my channel. It empower me a lot if you subscribe my channel. Thank you for watching the Hindu editorial analysis by Pura Academy. जय हिंद, जय भारत।